नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फेस टू फेस में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो बात वर्तमान की ही नहीं करते बल्कि इतिहास की भी करते हैं और हमारे देश का भविष्य कैसा हो इसकी नींव वही खुद रखते हैं। एक ऐसा शख्स जो ऊर्जा से भरा है, एक ऐसा शख्स जिसकी आँखों में सपने हैं, एक ऐसा शख्स जो हमारे देश के भविष्य की तस्वीर लगातार खींच रहा है, बना रहा है। वही शख्स आज हमारे सामने है जिसके लिए ये कहा जा सकता है कि जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। उस तमाम अनगढ़ पत्थरों को हीरे में बदलने वाले हमारे साथ DU के दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर योगेश सिंह जी मौजूद हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम की शुरुआत सर एक फिल्मी डायलॉग से करना चाहूँगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे हो रहे हैं। तमाम जो उपलब्धियां हैं और जो आपने काम किया है, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। बिल्कुल सही बात है, खुशी की बात है, गर्व की बात है, सम्मान की बात है सर। तो ये सर जो शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, इसमें अगर मैं पूरे 100 साल को समेटना चाहूँ और आपके शब्दों में समेटना चाहूँ तो किस तरह से परिभाषित करेंगे आप उस दिल्ली विश्वविद्यालय को जो सब सुन समझ देख रही है आज तक लेकिन बोली नहीं है? आपके शब्दों से मैं उस दिल्ली विश्वविद्यालय की आत्मा की आवाज़ सुनना चाहूँगी। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय 100 वर्ष का हो गया। ये 100 वर्ष किस चीज़ के हैं? ये उपलब्धियों के हैं, ये गर्व के हैं, ये एकेडमिक एक्सेलेंस के हैं कि जैसा दिल्ली विश्वविद्यालय को बनाने वालों ने इसके बारे में सोचा होगा। आज 100 साल बाद जब हम देखते हैं तो लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने उसको पूरा किया। देश की जो अपेक्षाएं थी वो भी पूरा की, देश की राजनीति की जो अपेक्षाएं थी वो भी पूरा की, और एकेडमिक वर्ल्ड की जो अपेक्षाएं थी उसको भी दिल्ली विश्वविद्यालय ने पूरा किया। क्योंकि आप देखिए, छोटे से साइज से शुरू हुआ, 3 कॉलेजेस थे, 750 स्टूडेंट्स थे। आज साइज देखिए तो सही, करीब करीब 90 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, 86 टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं, और स्टूडेंट की संख्या भी हर साल 6 लाख के करीब, 6.25 लाख के करीब स्टूडेंट्स हमेशा दिल्ली विश्वविद्यालय में होते हैं। जी। कितने बच्चों को पढ़ाया इसने, जी। कितने बच्चों के जीवन को बदला इस विश्वविद्यालय ने। मैं समझता हूँ इसने तो अपना काम बहुत अच्छे से किया, और यहाँ से निकले बच्चों ने भी बहुत कीर्तिमान बढ़ाए और विश्वविद्यालय को गौरव को आगे बढ़ाया। देखो, दिल्ली में शायद ही कोई ऐसा घर आपको मिलेगा जहाँ पर कि दिल्ली विश्वविद्यालय गया ना हो। बिल्कुल, कोई भी ऐसा मन नहीं है जिसको इसने छुआ नहीं होगा। और दूसरी और एक अच्छी बात क्या है, इस देश में बहुत सारे राज्य हैं और ज़िले हैं। आपको इस देश की हर ज़िले और हर तहसील में कुछ ना कुछ हमारे विद्यार्थी जरूर मिल जाएंगे। ये उपलब्धि है 100 वर्ष की। जी बिल्कुल, और ये शायद मेरे ख्याल से जो भारत की ओरिजिनल वास्तविक जो स्वरूप है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में देखने को मिलता है। बिल्कुल। लेकिन सर एक यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रही थी कि ये तो तमाम छात्र अपना सौभाग्य समझते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आकर पढ़ते हैं, लेकिन आपके साथ आपका भाग्य इतना साथ देता है कि आप जहाँ जाते हैं, यहाँ या तो हीरक जयंती मनवाते हैं, या आप डायमंड जुबली मनवाते हैं, या फिर आप शताब्दी वर्ष मनवाते हैं। आप तमाम, मैंने देखा है कि तमाम संस्थानों में आप जहाँ भी रहे वहाँ पर विशेष वर्ष जो था वो आपके हाथों ही संपन्न हुआ है। अब ये शताब्दी वर्ष भी जब बन रहा है तो वो इस बार का क्या प्लान है? किस तरह से ये पूरा जो 100 साल की तस्वीर है इस पूरे देश के हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, 1 मई को ये कार्यक्रम शुरू हुए शताब्दी वर्ष के, और ये करीब 30 अप्रैल 2023 तक जाएंगे। इस पूरे साल में आप देखिए, इस बार हमने योग दिवस बहुत बड़े लेवल पे किया। एक योग सप्ताह मना रहे हैं, आजकल चल रहा है, योग सप्ताह चल रहा है। उसके बाद में अभी हमने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करी, जो कि शिक्षा मंत्री तो आए और उनके साथ में गृह मंत्री भी इस कार्यक्रम में आए कि रीविजिटिंग द आइडियाज ऑफ इंडिया, स्वराज टू न्यू इंडिया, ये भी करी हमने। और उसके बाद जो इसका उद्घाटन हुआ, भारत के उपराष्ट्रपति उसमें आए, शिक्षा के मंत्री थे, और सबसे खुशी की बात है कि भारत की सरकार ने एक 100 रुपये का कॉइन दिल्ली विश्वविद्यालय के नाम पे जारी किया है। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक स्टैंप जारी किया है दिल्ली विश्वविद्यालय के, जिसमें हमारा लोगो लगा हुआ है। ये भी बहुत गर्व की बात है
सबने इसको सराहा है दिल्ली विश्वविद्यालय के कंट्रीब्यूशन को, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा करा है ज़िंदगी के अंदर, और इस देश को आगे बढ़ाने में, नई तरीके से बनाने में इसका बहुत योगदान है। तो बहुत खुशी की बात है। और आपने कहा मैं जहाँ गया वहाँ बनाई, वो क्या है कि ये ईश्वरीय कुछ है, ईश्वर की इच्छा रही कि मुझे ऐसी जगह भेजा जहाँ पर कि इस तरह के मौके आए। तो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है अगर इतिहास पलट के देखा जाए तो वो हमेशा एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े होते हैं जहाँ से वो नया पन्ना लिखना शुरू करते हैं। जब आप दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर आए, सबकी नज़रें आपके ऊपर थीं और सबको ये उम्मीद थी, क्योंकि ये वो दौर था जब पूरा विश्व एक आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा था, आपात स्थिति थी, पैंडेमिक चल रहा था। सबको एक उम्मीद थी, चुनौतियां भी आपके सामने बहुत थीं कि अब बहुत कुछ नया होने वाला है। और मुझे लग रहा है कि आप दोहरे भार से दबे हुए थे, क्योंकि सरकार भी बहुत सारी नीतियां चेंज कर रही थी, पैंडेमिक भी चल रहा था। कितना कुछ आपने किया और अब आगे क्या क्या कुछ होने वाला है, अगर मैं इसको संक्षेप में आपसे पूछना चाहूँ? देखिए, पहली बात तो ये है कि परिस्थिति तो कोविड के कारण बहुत ख़राब हुई, लेकिन आज अच्छी बात है कि हम उससे बाहर आए। और जो शताब्दी वर्ष की आपने बात की, उसमें हम पूरे साल बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे। एक कार्यक्रम मेरे मन में है कि अभी आपने देखा पिछले 3-4 साल में जो जिन लोगों को पद्मश्री मिलती है वो अनसंग हीरोज हैं इस देश के। उनकी अपनी एक कहानी है, अपना उनका एक समाज को बदलने का तरीका रहा। उनको शायद कोई जानता भी नहीं था, लेकिन जो सिस्टम नया बना उसमें उनको पद्मश्री भी मिली। ऐसे अनसंग हीरोज को हम सोचते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बुलाया जाए, बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन कराया जाए, ताकि उनकी ज़िंदगी से हमारे जो नए पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो यहाँ के अध्यापक हैं उन सबको प्रेरणा मिले। ऐसा भी हम एक सोचते हैं कि किया जाए। और बहुत सारे हमारे अपने भी अनसंग हीरोज बहुत हैं, वो भी इसमें हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम करेंगे ताकि एक अच्छा सा एक माहौल बने। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि जो चेंज की बात है, देखो अगर आप किसी चेंज का हिस्सा बन रहे हैं तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और भारत की सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई और ये इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में इसको इम्प्लीमेंट करना था। मैं समझता हूँ सबके सहयोग से, और एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सबने इसमें सहयोग किया और हमने एक देश को एक प्रारूप भी बना के दिया इसका। और उस हिसाब से हमने नए करिकुलम हमारे डेवलप हुए हैं, कोर्सेज नए तरीके से आए हैं और इस साल पहली बार हम उसका एडमिशन भी करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा काम हुआ और बहुत मैं समझता हूँ देश को इसका लंबे समय में फ़ायदा होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जितने प्रावधान हैं उनमें से बहुत सारे प्रावधानों को हम यहाँ पर लागू कर रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरा क्या था कि एक ना टोटल एक होता है कि चेंज लाना, ऐसा नहीं कि हमने सोचा था पर आवश्यक लगा इसलिए करने का किया कि पहले दिल्ली में विश्वविद्यालय में +2 के मार्क्स पे एडमिशन होते थे जी। अब आप जानते हैं कि जब +2 के मार्क्स पे एडमिशन होंगे, हमारा देश बहुत बड़ा है और बहुत ही विविधता वाला देश है। हर प्रांत की अपनी एक अपेक्षा है, हर प्रांत का अपना एक कानून है कि मेरे को ऐसे अपने बच्चों को पढ़ाना है। हम उसमें कुछ नहीं होते कहने वाले किसी के लिए भी तो, लेकिन उस प्रोसेस में होता क्या है, किसी प्रांत के बच्चों को बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं, किसी प्रांत वालों को थोड़े कम आते हैं, किसी प्रांत वालों को बहुत ही कम आते हैं। जब हम यहाँ एडमिशन कर रहे हैं और हम उसका ख्याल नहीं कर रहे तो जिस प्रांत के बच्चों जो लीनियंट हैं उनको बच्चों को फ़ायदा होता है, दूसरों को नहीं होता। ये व्यवस्था तो बहुत अच्छी बात नहीं हुई कि सबको एक ही तरह का रूल्स रेगुलेशंस और एक प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। इसी कारण से हमने सारी चीज़ को समझा और भारत की सरकार ने जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट शुरू किया, हमने उसमें भी भागीदारी इस बार ले रहे हैं। पहली बार एडमिशन उससे होगा। तो ये क्या है, सबको समान अवसर देने की व्यवस्था का नाम है CUET। सर, जब CUET की बात चल रही है तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि बहुत सारा संशय है लोगों के मन में अभी भी कि बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि ये तो परीक्षाओं का दौर ख़त्म ही नहीं हो रहा है। पहले हम लोग जब छोटे थे तो अभिभावक कहते थे कि ये बस अंतिम द्वार है, इसको पूर्ण कर लो, चक्रव्यूह में तुम निकल जाओगे। तो क्या आपको लगता है कि इसमें जो वो बच्चे हैं जो वाकई प्रतिभाशाली हैं और उन लोगों को भी मौका ज़रूर मिलेगा, मुझे लग रहा है कि जिनके हो सकता है किसी भी वजह से, क्योंकि पैंडेमिक भी था और तमाम अन्य कारणों से, इन सभी बच्चों के चाहे नंबर कम हो या ज़्यादा हो, अब परसेंटेज की कोई बात नहीं रह गई, उसकी असली प्रतिभा का आकलन CUET में होगा। ये संशय जो है बच्चों के मन में कि नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा होगा ना।
जिसने +2 में अच्छा किया या अच्छे से पढ़ाई करी है उसके मार्क्स आने की संभावना ज़्यादा है जी। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि एक नई व्यवस्था है, संशय भी स्वाभाविक है कि मन में आता ही है किस तरह करेंगे, लेकिन ये क्या है कि जो डिस्पैरिटी थी ना अमंग्स बोर्ड्स वो खत्म हो जाएगी इससे। सबसे अच्छी बात है सबको समान अवसर मिलने की मैं इसमें बहुत सारी संभावना देखता हूँ। दूसरा, लोगों को लगता है कि नहीं इसमें तो शहर के बच्चों को फायदा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें छोटे शहर के बच्चे, गांव के बच्चे, सबको समान अवसर देगा। और अगले साल तो हम ऐसा सोचते हैं, हमने सरकार को रिक्वेस्ट भी किया है शिक्षा मंत्रालय को कि CUET साल में 2 बार कराओ, जिस कारण से अगर एक दिन अच्छा एग्जाम नहीं हुआ तो बच्चे को दूसरा मौका मिलना चाहिए। हम JEE में दे रहे हैं इस तरह का, और बहुत उम्मीद है कि अगले साल CUET 2 बार भी हो सकता है। ऐसा होगा तो और अच्छा है। तो ये तो स्टूडेंट्स के हित में है और उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए और कर भी रहे हैं। आप देखिए रिस्पॉन्स में 11 लाख स्टूडेंट्स ने CUET में रजिस्टर किया। वो और एक खुशी की बात है ये। लेकिन यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि जब अब हम जिसके हम बार बार कह रहे हैं कोविड की बात, उस दौरान आपने जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज़ किया, और मुझे उम्मीद है शायद उस वक्त इतनी व्यवस्था नहीं रही होगी जितनी तैयारी अब हो चुकी है, उसके बावजूद बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया गया। अब ये ज़माना और है, और ख़ासकर ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि आपका जो पृष्ठभूमि है वो बिल्कुल टेक्निकल है और इसलिए जानना ज़रूरी है कि अब मेटावर्स का ज़माना है, अब ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना है। 2 बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्या हम, और ख़ासकर दिल्ली विश्वविद्यालय क्या फुल्ली इक्विप्ड हो चुका है, क्या हमारे शिक्षक उतने इक्विप्ड हो चुके हैं कि ऑनलाइन क्लासेस और रेगुलर क्लासेस में कोई अंतर नहीं रहे। ये सवाल सर इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अभी भी अगर आप वाइट कॉलर जॉब्स देखें, पहले भी हमारे पास डिस्टेंस लर्निंग ये सब तमाम चीज़ें थीं, लेकिन वाइट कॉलर जॉब्स उन्हीं बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता था जो एक्चुअल क्लास करते थे। तो क्या आपको लगता है कि वर्चुअल, एक्चुअल ये सब चीज़ों में जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो नहीं गिरेगी ड्यू की तरफ से? दूसरी कि शिक्षकों के बीच और छात्रों के बीच जो एक तालमेल है जिसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय जाना जाता है वो ख़त्म नहीं होगा, और ये पूरी तैयारी अब हो चुकी है। देखिए, ऑनलाइन जो एजुकेशन का सिस्टम आया मजबूरी में आया कि हमारे स्टूडेंट्स का 1 साल 2 साल खराब ना हो, तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी इसको किया कि किसी बच्चे का साल खराब नहीं हुआ। लेकिन उस समय खराब था। आज सबको प्रैक्टिस हो चुकी है ऑनलाइन क्लासेस लेने की, और ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे फायदे भी हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन विश्वविद्यालय सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाने को तो नहीं बने हैं, है ना। विश्वविद्यालय में बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, खेलेंगे, एक व्यक्ति का समग्र विकास होना। क्योंकि हम समझते हैं शिक्षा का मतलब क्या है, शिक्षा किस लिए, कि एक इसका है कि शिक्षा किस लिए, कि समझ को विकसित करना ही शिक्षा है। वो जो समझ की समझ है, और जो वो उसका एक इंस्ट्रूमेंट है गुरु शिष्य परंपरा, दूसरा इंस्ट्रूमेंट है क्लासरूम, तीसरा उसका इंस्ट्रूमेंट है पीयर लर्निंग। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई भी विश्वविद्यालय 100% ऑनलाइन हो पाएगा। हाँ, विश्वविद्यालय ऐसे होंगे जो ऑनलाइन शिक्षा देंगे, तो वो जो जाना चाहेगा वो जाएगा। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑनलाइन एजुकेशन केवल सप्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल हो गया। हम ये चाहते हैं, देखो बहुत सारे प्रारूप हैं। एक टीचर क्लास में जाने से पहले बच्चों को ये वीडियो देता है कि इसको आप सुन के आओ क्लास में, तो इन्फॉर्मेशन जो मैं देना चाहता हूँ वो आपके पास है। तो क्लास ही डिस्कशन से, डिबेट से शुरू होती है, तो एक माहौल अलग से होता है। उससे क्या है कि एक आपके मन में जो प्रश्न हैं उनका निदान उसमें हो, डिस्कशन हो, प्रोजेक्ट्स बेस आप पढ़ाएं, तो वो ज़्यादा याद रहेगा, नहीं तो रट्टा लगाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो इसका तो हम एडवांटेज साइड लेना चाहते हैं कि जो अलग तरीके से टीचर्स एक्सपेरिमेंट करें, पढ़ाएं, ऑनलाइन से बहुत सारी चीज़ें उनको सिखा सकते हैं, कभी भी उनके लिए उपलब्ध हो सकते हैं, डिस्कशन हो सकते हैं बच्चों के साथ में। तो ऑनलाइन भी रहने ही वाला है, लेकिन क्लासरूम जो टीचिंग हम बोलते हैं या जो तरीके हैं वो तो और मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अच्छे मानव का निर्माण करने का हमारा काम है। और वो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ बैठा हूँ और दूसरा बेंगलोर में बैठा है। हाँ, अगर मैं सेकेंड लेवल टीचिंग कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं सेकेंड डिग्री की बात जब हम करते हैं कि मैं किसी जगह काम करता हूँ, 30 ईयर्स 35 ईयर्स की एज हो गई, मुझे कुछ स्किलिंग करानी है, रीस्किलिंग करनी है, कुछ नया सीखना है, ऑनलाइन उसके लिए बहुत अच्छा है। पूरा हमें डिग्री भी कर सकते हैं उसमें ऑनलाइन में। लेकिन जब मैं फर्स्ट डिग्री फुल ऑफ एनर्जी 17, 18, 19 ईयर का बच्चा हूँ, मुझे तो खेल का ग्राउंड भी चाहिए, मुझे तो दोस्त भी चाहिए, हॉस्टल भी चाहिए, कैंपस लाइफ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, पूरी लाइफ चाहिए।
वो तो ऑनलाइन से नहीं मिलेगी ना। जी बिल्कुल, और शायद इसीलिए मेरी ये बात कि आप एक ऐसे शख्सियत हैं जो भूत को, वर्तमान को और भविष्य को एक कड़ी में जोड़ देते हैं, जो संस्कारों को भी लेके चल रहे हैं और जो आधुनिकता है उसको भी मर्ज कर रहे हैं बहुत। और शायद इसी वजह से मैं ये मानती हूँ कि यहाँ पर अगर आंकड़ों में देखा जाए तो एक स्त्री होने के नाते मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि 50% से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ती हैं। बहुत अच्छी बात। अब अगर ये आंकड़े हैं, क्या ख़ास आप करने वाले हैं इन लड़कियों के लिए? एक बहुत बड़ा संदेश होगा कि उनका ये वीसी जो इतना फ्यूचरिस्टिक है, लड़कियों के लिए विशेष कौन सी सुविधाएं अब और करने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम एक हॉस्टल बनाने जा रहे हैं, क्योंकि बेटियां बहुत जगह से आती हैं, उनके पास जगह भी नहीं होती है। तो हम 2 बड़े हॉस्टल्स बनाने जा रहे हैं और अगले 2-3 साल में तैयार हो जाएंगे। तो एक तो उनके लिए वो फैसिलिटी हम देंगे। दूसरा, जो एडमिशन में तो अब कुछ खास देने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि वो पहले ही बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। और बहुत सारे हमारे पास ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो कि 100% गर्ल्स कॉलेजेस भी हैं। कई बार लगता है कि हमें कुछ एडिशनल सीट्स कुछ कोर्सेज में रिजर्व करनी चाहिए जहाँ पर कि कम एडमिशन होते हों। ऐसे लेकिन कोर्सेज अब बहुत कम रह गए हैं, है ना। तो लेकिन विशेष सुविधाओं की बात नहीं, हमें तो उनके लिए एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना है जहाँ हर बच्ची पूरे मन से पढ़ सके, उसे डर न लगे कि कोई उसे तंग करेगा, उसे ये भी डर न लगे कि मैं लाइब्रेरी देर से जा रही हूँ या मैं कुछ कंप्यूटर सेंटर जा रही हूँ या कहीं और जा रही हूँ या दोस्तों के साथ बैठ के बात ही कर रही हूँ। उसके मन में डर नहीं होना चाहिए कि मेरी सुरक्षा को खतरा है। तो बच्चियों को, लड़कियों को, बेटियों को अच्छा सुरक्षित एनवायरनमेंट देना जहाँ पर कि उनका व्यक्तित्व निखरे और वो सारी अपॉर्चुनिटी देना जो कि किसी के लिए भी ज़रूरी है और जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी देते हैं, हम सब यहाँ देना चाहते हैं। लेकिन सर, ये जो आपका पूरा सपना है, बच्चों को बेस्ट, एक तरह से मैं कहूँ तो जो बेहतरीन है वो देना चाहते हैं आप, लेकिन उसके लिए जो सबसे मुख्य कड़ी है वो शिक्षकों की कड़ी है। जी। जब आप आए थे, मुझे याद है कि आपने कहा था कि आप रिक्रूटमेंट ड्राइव एक तरह से शुरू होगा। अगर आंकड़ों में हम बात करें तो 2001 हर एक विश्वविद्यालय, शायद हमारी एक दुर्भाग्य है ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था की या हाल फिलहाल की जो नीतियां रही हैं उसकी, कि हम लोगों ने जो पुराने जितनी भी सरकारें रहीं या विश्वविद्यालय की जो व्यवस्था रही, एडहॉक को हमने ऐसे अपना लिया जैसे कि वो एक कुनैन की गोली हो, कुछ नहीं है तो आपने एडहॉक रख लिया। रिक्रूटमेंट जो है, परमानेंट रिक्रूटमेंट, वो दिल्ली विश्वविद्यालय भी इस बीमारी का शिकार रहा है। आपके क्या सोच है इसके ऊपर, जो किस तरह के अच्छे? देखिए, एक दिन में ये नहीं हुआ और एक सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं है, बहुत सारे विश्वविद्यालयों की यही कहानी है। आप जो कह रहे हो, 50% से ज़्यादा पोस्ट जो है रिक्त पड़ी हैं, उस पर उतना एफर्ट लगा नहीं। तो क्या हुआ, मेरे को अब 11 साल पूरे हो रहे हैं वाइस चांसलर चलते हुए जी। तो पहले ना मैं पहली बार बना एक गुजरात में विश्वविद्यालय बहुत प्रतिष्ठित, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा, उसका मैं वाइस चांसलर बना। तो मैंने 1-2 सीनियर वाइस चांसलर से बात की कि सोचा उनसे सीख के आता हूँ कि वो क्या करना चाहिए जी। तो उन्होंने कहा कि यदि सक्सेसफुल बनना चाहते हो ना तो 2 काम मत करना, एक तो इंटरव्यू मत करना, रिक्रूटमेंट मत करना और दूसरा कंस्ट्रक्शन मत करना, जिंदगी आराम से कट जाएगी जी। मैं कहा मैं आराम से रहने को वाइस चांसलर नहीं बनाऊँ। मैं जहाँ गया वहाँ मैंने रिक्रूटमेंट भी किया और कंस्ट्रक्शन भी कराई है। मैं इससे नहीं घबराता कि क्योंकि ये दोनों हमारे बच्चों को चाहिए। जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो बच्चों के काम आएगा, टीचर्स होंगे तो स्टूडेंट्स के काम आएंगे। स्टूडेंट्स के कारण हम हैं, ये हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए हमारी सारी नीतियाँ उनके फेवर में होनी चाहिए। जहाँ तक दिल्ली विश्वविद्यालय की बात है, हमने अब रेगुलर बेसिस पे इंटरव्यू चल रहे हैं। मैं जब से आया हूँ पिछले 6 महीने में हर सप्ताह इंटरव्यू होता है दिल्ली विश्वविद्यालय, मतलब वेडनेसडे थर्सडे को इंटरव्यू होता ही है किसी न किसी सब्जेक्ट का, और अब कॉलेजेस में भी शुरू हो गया है इंटरव्यू। मैं समझता हूँ 1 साल के अंदर आपको ये सिनेरियो बदला हुआ नजर आएगा जी। और ये बहुत एक राहत की बात होगी तमाम शिक्षकों के लिए भी और छात्रों के लिए भी। लेकिन साथ में एक और जो बड़ी बात है कि जब आप शिक्षकों की बात करते हैं और जैसे आपने बताया कंस्ट्रक्शंस की बात, जो बजट है वो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है किसी भी विश्वविद्यालय के लिए। क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के सामने भी? देखिए, ये ना कहना आसान है, मेरे को काम नहीं करना है तो मैं कहूँगा बजट ही नहीं है। सबको बड़ा कन्विंसिंग आर्गूमेंट लगता है कि बजट नहीं है तो कैसे करेंगे। सही बात है ना कि बजट ही नहीं है जी। तो हम कई बार इसका बहाने का फायदा भी ले लेते हैं। तो पैसा तो देखो सरकार भी देने को तैयार रहती ही है, हर सरकार अपने अपने तरीके से।
और मैं अभी आपको DTU का वाइस चांसलर था, तो वहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन किया। दिल्ली बहुत सारे हमारे को पैसे आए। अब केंद्र की सरकार ने हमारे को इतने सारे पैसे देने का सिस्टम बनाया है, और ये तो इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस है जहाँ पर कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है। दूसरा ये कि हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी है, वहाँ से भी हम पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तो हमने 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं, और हमारा प्लान है कि इसकी करीब करीब 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमारे पास तैयार हैं। तो देखो पैसा तो लगेगा, और लगाने के, और फिर ये बहुत सारे तरीके हैं। एक तो सरकार से तो मैक्सिमम मदद लेंगे ही, लेनी भी चाहिए। दूसरा अब हमने क्या किया है, एक नई सेक्शन 8 कंपनी बनाई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। उसका काम है कि फंड इकट्ठे करने, कंट्रीब्यूशन लेना। हमारे इतने सारे एलुमनाई हैं, CSR फंडिंग हो सकती है, और कोई इंटरनेशनल फंडिंग हो सकती है। वो सिर्फ पैसे इकट्ठे करेगी। देखो पैसे मांगना बहुत मुश्किल है, और भारत में क्या है, 2 चीज़ें निकलवानी बहुत मुश्किल है लोगों से, एक तो पैसा और प्रशंसा। ये बहुत ही मुश्किल है। तो हमने सोचा चलो पैसा के लिए टीचर्स को तो बहुत बोझ आता है, मुझे भी आता है पैसा मांगने में, तो उसके लिए प्रोफेशनल कोई CEO हायर करेंगे, और फिर हम एक और फंडिंग का सोर्स खोलेंगे, जो कि यूनिवर्सिटी में वो कंपनी पैसे जुटाएगी, और फिर यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करेगी। इस तरह का हमने ये हाथ में लिया है। और आपकी जो ऊर्जा है सर, उसको देख के लगता है कि आपके लिए प्रशंसा और पैसा दोनों ही जो है वो उसकी कमी नहीं होने वाली है आपकी यूनिवर्सिटी के लिए। एक और सर, जो आपने जब बताया कि पुराने एलुमनाइज हैं, और तमाम जो आपने अभी बताया कि पद्मश्री तमाम जो लोग हैं अनसंग हीरोज़, उनको भी हम बुलाएंगे। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय जो A लीग के यूनिवर्सिटीज़ देखें, वहाँ एक फैशन और है जो जिसमें कहा जाए कि गेस्ट फैकल्टी टीचर्स को बुलाते हैं, जो टीचर्स नहीं भी रहे, अब रिटायर हो गए, और या फिर अपने किसी भी चीज़ में एक्सीलेंस उनका है। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी भी उन सब चीज़ों के लिए ओपन होगा, जहाँ पे गेस्ट फैकल्टीज़ आएँ, बाहर से भी लोगों को बुलाया जाए? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। अभी हमने शुरू किया है। अभी हमने 8-10 इंटरनेशनल फैकल्टी को एडजंक्ट फैकल्टी की तरह से लिया है। वो यहाँ पर 3 महीने रहें, 6 महीने रहें, एक कोर्स पढ़ाएं, हाफ कोर्स पढ़ाएं, या आजकल तो क्या ऑनलाइन भी गाइडेंस दे सकते हैं। तो ऐसा अटैच करने का काम हमने शुरू किया है। और जो सीनियर लोग हैं उनको यूनिवर्सिटी से जोड़ना ही चाहिए। आप सही बात है, कोई अपने एरिया में एक्सपर्ट था, मान लो कोई कंस्ट्रक्शन में एक्सपर्ट था, सिविल इंजीनियरिंग में, उसको पढ़ाने आना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए भी हम प्रोविजंस अब हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, और हम आइडेंटिफाई करके लोगों को लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, और हम कर रहे हैं धीरे धीरे। जी। और जब सर ये सारी बातें चल रही थी, तो मैं बार बार आपकी तरफ ये जब देखती हूँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतनी ऊर्जा इतने कम उम्र में, आपने बताया 11 साल से आप वाइस चांसलर हैं, तो तनाव का जो लेवल होगा बहुत हाई रहा होगा, बहुत ऊंचा रहा होगा। कैसे करते हैं आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल मैनेज? ये जाना इसलिए ज़रूरी है कि एक मीडिया पर्सन होने के नाते, एक इंस्टीट्यूशन के हेड होने के नाते, मैं तनाव का जो असर होता है वो समझती हूँ, पर चेहरे पे तो नहीं दिखता आपके तनाव। तो किस तरह से ये सब चीज़ें चलती हैं? एक तो बात ये कि मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ ना कर पा रहा हूँ। वो जो करने का है, एक कंट्रीब्यूट करने का, कि मैं सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मैं बेसिकली एक टीचर हूँ, और मुझे पढ़ाना भी बहुत अच्छा लगता है, और उसी से मुझे हर दिन इस प्रोफेशन का ऐसा लगता है कि मुझे बोझ कभी लगता ही नहीं, किसी भी एक्टिविटी में बोझ नहीं लगता। तो इसलिए कोई भार आता नहीं है। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है। आज सोचता हूँ 2-3 दिन की प्लानिंग करता हूँ, इससे ज़्यादा प्लान ही नहीं करता मैं। 3 दिन की प्लान मेरे पास होता है कि आज मैंने ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है। और फिर मैं उसके बाद शाम को देखता हूँ कितना रह गया था, तो चलो अगले दिन पे डाल देते हैं। लंबे प्लान करता ही नहीं हूँ, छोटे छोटे प्लान करता हूँ। लंबे प्लान करने का काम मैंने भगवान पे छोड़ा हुआ है। मैं छोटे छोटे प्लान करता हूँ, और उसको छोटा छोटा करके इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो वो जो खुशी मुझे रोज़ मिलती है, किसी स्टूडेंट से मिलता हूँ, उसके चेहरे पे खुशी हुई, कुछ अच्छा होता है तो दूसरे कलीग के चेहरे पे खुशी हुई, उससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, और रोज़ मिलती है। तो मैं तो यहाँ खुश होने को आता हूँ, खुश रहता हूँ। सर, छोटी सी जगह अलीगढ़, जब आज भी आप देखें तो बहुत ज़्यादा बदला नहीं है। इतिहास तो अलीगढ़ के पास बहुत है, पर सुविधा के नाम पे, या जब आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, जाहिर सी बात है कि बहुत मिनिमम चीज़ें रही होंगी। वहाँ से यहाँ तक के सफ़र को अगर आप आज जोड़ें और पीछे मुड़कर देखते हैं, तो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आपको
प्रेरणादायी लगती है और आपको लगता है कि वो वही आपकी मूल ऊर्जा है? वो मुझे बार बार मैं इसलिए जानना चाहती हूँ कि क्या है जो आपको इस तरह से बनाए रखती है? अलीगढ़ का तो यह है कि अलीगढ़ मेरा जन्म हुआ, बस मैं 2 साल के थे, 2 साल के थे तो कुरुक्षेत्र फैमिली शिफ्ट हुई। मेरे फादर की वहाँ जॉब लगी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, वो प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के। तो मेरा तो बचपन जो है और बाद में पढ़ाई लिखाई काफ़ी कुछ कुरुक्षेत्र में हुआ। तो वो ज्ञान के ही भूमि पे आप थे। और दूसरी बात यह है कि अलीगढ़ बहुत अच्छा शहर है, क्योंकि हमारे आना जाना होता रहता है, क्योंकि लेकिन बात यह है, अगर आप कहें कि एनर्जी का सोर्स क्या है, एनर्जी का सोर्स इतना ही है कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इतना अच्छा करना चाहिए और दूसरों के लिए करना चाहिए। जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हो, आपके लिए तो अच्छा अपने आप होता है, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कभी अपनी ज़िंदगी को प्लान नहीं करता, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आऊँगा, परिस्थिति बनी तो मैं यहाँ आ गया। उससे पहले ऐसे ही DTU था, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा था, तो बहुत प्लान नहीं करता। हाँ, 3-4 दिन की प्लानिंग ज़रूर करता हूँ कि मुझे अब आज ये करना है दिन में, और उसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। और शाम को देखता हूँ कितने काम हो गए तो अच्छा लगता है। तो मैं समझता हूँ 70-80% का मैं हिट रेशो देता ही हूँ अपने लिए। बिल्कुल। एक आजकल की अगर मैं बात करूँ, एक शिक्षाविद होने के नाते मैंने आपकी आंखों में सपने में लगातार देख रही हूँ कि क्या क्या आप बच्चों के लिए सोचते हैं। दुर्भाग्य की बात ये है, या इसको किस तरह से लिया जाए, मैं इसके लिए ऊपर कुछ ख़ास टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ ये है कि छात्रों के अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि वो ऊर्जा कई बार इधर से उधर डाइवर्ट होती है, राजनीति का शिकार हो जाते हैं, कई बार ऐसी चीज़ों का शिकार हो जाते हैं, खासकर कैंपस में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो बहुत अच्छी नहीं कही जाएंगी, जिसको कहा जाए समाज के रूप से। कई विश्वविद्यालय आप आजकल देख रहे हैं जो इसी के लिए जाना गया, बदनामी हुई इस तरह से। और आप कैसे सलाह देंगे बच्चों को? एक तो ये कि क्योंकि वो सभी उस टेंडर एज से गुजर रहे होते हैं जहाँ भटकाव की गुंजाइश है, किस तरह से आप करेंगे? जब मैंने कहा कि शिक्षा का काम समझ को विकसित करना है, तो जो विश्वविद्यालय में बच्चा आया तो उनके लिए मेरा ये मानना है कि ये वक्त बहुत कीमती है उनकी ज़िंदगी का, इसको ख़राब मत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, खूब मस्ती करो, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, इसके हर पल को आप आनंद लो, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना या कुछ ऐसी चीज़ करना जो आपको नहीं करनी चाहिए, और आपका वक्त भी खराब होगा उसमें और अपॉर्चुनिटी लॉस भी होगा। आप देखिए बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि हमने इतने सारे नेता दे दिए। ये एक बहुत एक कॉमन सा फ्रेज है जो मैं MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से लेके और आज दिल्ली विश्वविद्यालय तक सुनता हूँ, जी हमने इतने नेता दे दिए, 4 चीफ मिनिस्टर दिए, ये दिए। बहुत अच्छी बात है। मैं कहा कभी ये काउंट किया कि इस प्रोसेस में कितने लोगों के कैरियर खराब हुए जो अच्छे बन सकते थे? वो बच्चे बहुत अच्छा कर सकते थे लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि वो इस तरह इधर उधर समय को बर्बाद किया। ये समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, मेरी सबको एडवाइस है। बहुत इंपॉर्टेंट समय ज़िंदगी में वापस नहीं आता और बहुत अच्छा समय है। और ये ऐसा ही है कि अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि राजनीति बड़ी ना मुश्किल है, क्योंकि राजनीति ऐसा है जैसे बाथरूम में ना साबुन भरा पानी बिखरा हुआ है, आपको उस पर चलना है तो फिसलने की पूरी गुंजाइश है जी। तो ऐसे ही ये कैंपस लाइफ है, इसमें फिसलने की पूरी गुंजाइश है। तो हमारा प्राध्यापकों का, विश्वविद्यालय के लोगों का काम है अपने बच्चों को वो माहौल दें जहाँ फिसलने की गुंजाइश कम हो। और देखिए राजनीति में जिन्होंने आना है बहुत अच्छी बात है, आना ही चाहिए, लीडर्स देश को चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम में भी चाहिए और भी वॉक्स ऑफ लाइफ में चाहिए। तो एक ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, समग्र विकास के लिए इसकी आवश्यकता है जी। बिल्कुल बिल्कुल है। पर समय खराब करना, धरनों पे बैठे रहना और ऐसा कोई काम क्यों आप करेंगे? इस देश, आखिर हम इस देश के बच्चे हैं, हमें कोई अधिकार नहीं कि देश के बारे में खराब सोचें। तो राष्ट्र प्रेम की भावना बच्चों में आए, ये हम सबका कर्तव्य है। और अगर नहीं आती है ना तो शिक्षा फेल होती है। जिस भी विश्वविद्यालय में देश के खिलाफ नारे लगते हैं, समझ लीजिए कि स्कूल से लेकर उस विश्वविद्यालय तक की शिक्षा फेल हो गई। बिल्कुल, सियासी होना अलग मसला है और सियासत का शिकार होना अलग मसला है। तो सियासत का शिकार ना कोई हो। बहरहाल, लेकिन सर एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी जब आप ये बात कह रहे थे। हम 3 इस वक्त चेंजेस देख रहे हैं। एक तो ये कि जैसे ड्यू है, एक एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशन है, पर इसके जो कंपटीशन है वो कई सारे आजकल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी आ गए हैं, वो कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। अगर मैं आपसे आपकी योजना पूछूं, आने वाले केवल 1-2 साल की नहीं 25 सालों की योजना पूछूं कि हम लोग अमृत काल से गुजर रहे हैं और इस दौर में ही ये शताब्दी वर्ष भी मन रहा है,
तो पूरा देश 25 साल की योजना पर चल रहा है, आप किस तरह की योजनाओं के साथ? देखिए, हमारा 25 साल में हर वो कदम हम लेना चाहते हैं विश्वविद्यालय के लिए। हम चाहते हैं कि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है तो इंटरनेशनल जो रैंकिंग्स हैं उसमें पहले 200 में विश्वविद्यालय आए। अभी क्या होता है, जब भी रैंकिंग आती है तो पूरा देश सदमे में आ जाता है कि अरे हमारा कोई विश्वविद्यालय आया नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय में कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, हमको उस दिशा में काम करना है। तो हम लोग अब सारी नीतियाँ, सारी स्ट्रेटजी उस तरह से बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि जो इंटरनेशनल रैंकिंग है उसके पैरामीटर्स हमारे को सूट न करते हो, कोई बात नहीं, जितने सूट करते हैं उतनों पे तो हम काम कर सकते हैं ना, क्योंकि उन रैंकिंग से भी जो विश्वविद्यालय निकल कर आते हैं ज़्यादातर तो अच्छे विश्वविद्यालय ही आते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इस कारण से हमने सोचा है कि हम पहले 200 में आएँ। और अभी तो ये है कि हमें अपना प्लेस बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और पिछले 2 बार के रैंकिंग सिस्टम में तो हम थोड़ा पीछे भी हुए, उन कारणों की भी हम जांच कर रहे हैं और आगे ऐसा ना हो इसकी व्यवस्था भी करेंगे। और 25 साल में हम चाहते हैं कि अच्छी रिसर्च हो, नई चीज़ें आए, नई कंपनियां बने, भारत के निर्माण में हमारे विश्वविद्यालय का और हमारे स्टूडेंट्स का योगदान हो, ये विश्वविद्यालय को इंश्योर करना चाहिए। और 200 में आने का मतलब 200 नंबर नहीं है, ये बहुत कुछ है, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत प्लानिंग लगेगी, पर हमें क्षमता भी है, 200 क्या 100 में भी आ सकते हैं, उसकी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। लेकिन एक और है सर कि जब आप कुछ भी सपना लेते हैं, जाहिर सी बात है कि इसमें आपको बहुत लोगों की सहयोग चाहिए, आपके अपने लोगों की, छात्रों की, शिक्षकों की, अपने जो लोग रणनीतिकार हैं उनकी, साथ में सरकार की। सरकार से यदि आप अपेक्षा करें तो किस तरह का सहयोग अभी तक आपको मिल रहा है और किस तरह का सहयोग आप चाह रहे हैं कि वो आप ही को नहीं, हर विश्वविद्यालय के लिए मिलना चाहिए? देखिए, सरकार तो कहते हैं ना कि पूरी तरह से सहयोग के मूड में है, आप में है कि आप कितना सहयोग ले सकते हो। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई, अब वो इम्प्लीमेंट कराने की प्रोसेस में है। बिल्कुल। तो सरकार तो बहुत मेहनत मार रही है, हमको उनके साथ कदम से कदम चलाने में आसानी नहीं है, लेकिन हम अगर करेंगे, चलाएंगे तो एक अच्छी चीज़ देश के लिए और देश के बच्चों के लिए होगी। तो सरकार तो बहुत प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है, पॉजिटिव भी है, प्रोएक्टिव भी है, पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं करती है, सरकार से तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। जहाँ तक बात है विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स तो हमारे को सबसे अच्छे मिलते ही हैं। जी बिल्कुल। ब्राइट माइंड देश का मिलता है, पूरे देश से बच्चे आते हैं, बड़े मन से आते हैं, बहुत उम्मीदों से आते हैं। उनकी उम्मीदों पे खरा विश्वविद्यालय के प्रशासन को और विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को उतरना है। ये हमारी कसौटी है कि हम सरकार की निगाह में और अपने स्टूडेंट्स की निगाह में अच्छे कैसे बने। ये हमारे लिए चैलेंज है, टीचर्स के लिए और विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए। टीचर्स को भी अपनी सोच और पॉजिटिव करने की ज़रूरत है और प्रशासन को भी पॉजिटिव करने की ज़रूरत है कि हम यहाँ, उनको हमेशा ये याद रखना है हम ये स्टूडेंट्स के कारण यहाँ पे हैं। हर चीज़ को ये सोचना कि सरकार करेगी, सरकार तो अपने दायित्व का निर्वाह ठीक से करती है, हम अपने दायित्व का कितना निर्वाह करते हैं, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। अगर टीचर होकर हम क्लास ना लें, बिल्कुल, अगर लेबोरेटरीज में ताले मिलें तो चिंता की बात तो होगी ना, जाहिर सी बात। और ये तो बच्चे हैं जो कुछ कहते नहीं हैं, देखते तो हैं। बिल्कुल, यहाँ पर परिवर्तन की आवश्यकता है। बिल्कुल। और जब ये सारी चीज़ें आप करते हैं, इतना वक्त, इतनी सारी ऊर्जा आपकी जाती है, तो मैं आपके पर्सनल रुचि के बारे में भी, जो व्यक्तिगत रुचियाँ हैं उसके बारे में जानती हूँ। मैं कुछ किताबें भी देख रही थी, कितनी सारी, मैं आपके सपने को समझ पा रही हूँ जो किताबें यहाँ लगी हैं कि वर्ल्ड लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, और उसमें किस तरह से डी हुआ है, तमाम चीज़ें हैं। अपने लिए कैसे वक्त निकालते हैं, ख़ासकर उस शौक़ के बारे में मैं अपने दर्शकों को भी ज़रूर बताना चाहूँगी जो आपका ख़ास शौक़ है, पढ़ना, शेर व शायरी, कैसे वक्त निकालते हैं उन सब चीज़ों के लिए? नहीं, देखो ऐसा है कि ये ना सब जुड़ा हुआ है जी। मेरे पास, मेरा ये वक्त जो आपके साथ बात करूँ, ये भी मेरा अपना ही वक्त है जी। मैं इसको भी अपना ही मानता हूँ और ऑफिस का वर्क भी अपना ही मानता हूँ। एक तो मैं वो डिफरेंस करता ही नहीं जी। पहली बात। दूसरा, किताबें पढ़ने का मुझे शौक है, तो हमने विश्वविद्यालय में आके भी तय किया कि कोई किसी को दूसरा कोई गिफ्ट नहीं देगा, मोमेंटोज जो देते हैं, इसकी बजाय आप किताब दीजिए। किताब देने के बहुत फायदे हैं, मुझे भी दीजिए, मैं भी आपको दूंगा। और फंक्शंस में भी आजकल गिफ्ट की जगह हम किताब देते हैं, उसके 2 फायदे हैं। एक तो आप पढ़ोगे तो कुछ सीखोगे, अच्छा लगेगा, किताबों में तो अच्छा ही होता है, और नहीं पढ़ोगे, घर में रखोगे तो कोई आएगा तो पढ़ा लिखा मानेगा आपको कि यार इसमें तो किताबें हैं। और तीसरी बात है कि अगर आपने नहीं रखनी तो गिफ्ट कर दो किसी को। किताब का तो कोई नुकसान है ही नहीं, आप गिफ्ट भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो, पढ़े लिखे दिख भी सकते हो।
तो उससे मुझे अच्छा लगता है किताबें पढ़ना, तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे जो भी हो। दूसरा क्या होता है कि हर दूसरे दिन कोई स्पीच देनी होती है, तो आपको वैसे ही पढ़ना पड़ता है उसके टॉपिक के हिसाब से। तो वो ना एक पढ़ना तो एक लेकिन चलने की सतत ये तो वो है, प्रक्रिया है। लेकिन जिस तरह का आपकी पढ़ाई लिखाई अभी तक रही है, जिसको बड़ा हम लोग रूखा मानते हैं, तकनीकी पढ़ाई, और वहाँ पर शायरी की गुंजाइश, ये बड़ा ही डेडली कॉम्बिनेशन है। कैसे आपने जोड़ा? ऐसा है कि मैं कविता पढ़ना मुझे अच्छा लगता था, शायरी भी अच्छी लगती है, कुछ अच्छे मोटिवेशनल जो पंक्तियां हैं, शेर हैं, उनको मैं अपने पास रखता हूँ संभाल के। दूसरी एक और बात है कि आखिर समग्र विकास की बात है, तो उसमें आपके पास अपनी अपनी कोई ना कोई विधा तो होनी चाहिए ना, अच्छा लगना चाहिए आपको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी तो बोलती है मल्टी डिसिप्लिनरिटी की। आपने अगर बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में की है, तो आप फिलोसफी में माइनर कर सकते हो उसका, साइकोलॉजी में कर सकते हो। हमारे टाइम में तो ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। अगर आपने हार्डकोर इंजीनियरिंग करी है तो आपको हार्डकोर इंजीनियरिंग करी है। तो वो तो शिक्षा नीति ने इसीलिए शायद खोला भी है कि व्यक्ति और भी कुछ इंटरेस्ट अपने परस्यू कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या एडवांटेज है, जब आप वाइस चांसलर हो जाते हो तो अपने डिसिप्लिन से अलग हो जाते हो, आप अलग नहीं ऊपर हो जाते हो। आपको तो सभी डिसिप्लिन की चिंता करनी है, उसके हिसाब से आपको एक्ट भी करना है, विभिन्न विषयों के में आपको बोलना है। तो थोड़ा अपनी सोच को बढ़ाने की भी जरूरत होती है। लेकिन भगवान ने मुझे ना पढ़ने की आदत दी है, थोड़ी अप्रिशिएट करने की आदत भी दी है किसी का लिखा हुआ। मुझे कविता लिखना नहीं आता, ये कमी मैं कई बार सोचता हूँ क्या भगवान मुझे भी देता ना, मैं भी तो 4 बात कहता कि मैंने ऐसा लिखा है। मैं तो दूसरों को कोट करता हूँ, अपना नहीं लिखा। वो भी एक दिन आएगा जब आप खुद का लिखेंगे, इतना अनुभव होगा। क्योंकि आपने जो एक बात कही, मैं जब आपके ऊपर रिसर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि आप हैप्पीनेस क्वोशंट पे बहुत ही ज़्यादा जोर देते हैं, न केवल छात्रों की बल्कि टीचर्स की भी। किस तरह से आप अश्योर करेंगे कि क्योंकि किसी भी देश की जीडीपी बढ़ानी हो या इस देश में खुशहाली लानी हो तो वहाँ हैप्पीनेस क्वोशंट तो बढ़ाना ही पड़ेगा, उसका इंडेक्स बढ़ाना पड़ेगा। किस तरह से आप इंश्योर करेंगे ड्यू के अंदर इस इंडेक्स को कैसे आप बढ़ाएंगे? आपने ड्यू कहा तो थोड़ा सा सीमित हो गया है सब्जेक्ट, पर मैं वो भी बात करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। पहला तो मुझे क्या लगता है, भारत क्योंकि बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला देश है और अगले 25 साल में हमें इस देश को विकसित बनाना है और ये बनेगा। ग्रोथ रेट इसका एक मूल मंत्र है कि जो ग्रोथ रेट है वो हमें 10% की लानी है, और इस सरकार में एक क्षमता है ये लेके आएगी। 10% की ग्रोथ रेट यदि हमने 20-25 साल चला ली देश के अंदर, तो ये देश से गरीबी हट जाएगी, सबके लिए जॉब भी होगी, सबके लिए एक अच्छा घर भी होगा। अब अमेरिका इसीलिए तो अच्छा लगता है, 3-4 चीज़ें हैं, ये हमारे पास भी आ जाएंगी। ये चलता रहा तो ये 10% की ग्रोथ रेट अगर, लेकिन 10% की ग्रोथ रेट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस पर यूनिवर्सिटीज़ को काम करना चाहिए, इकोनॉमिक्स के लोगों को काम करना चाहिए, हम सबको काम करना चाहिए, सरकार को और सजेशंस देने चाहिए इसके ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए। और तो ये तो होगा, पर क्या अमेरिका में लोग खुश हैं? नहीं। बहुत सारे वहाँ भी खुश नहीं हैं। भारत में क्या सब लोग खुश हैं? नहीं, क्योंकि खुशी का इन चीज़ों से लेना देना नहीं है। खुशी तो जिसके पास कुछ नहीं है वो भी खुश रह सकता है, क्योंकि किसी का बहुत अच्छा शेर है कि ये ना पूछना कि ज़िंदगी खुशी कब देती है, ये ना पूछना कि ज़िंदगी खुशी कब देती है, शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिन्हें ज़िंदगी सब देती है। तो जिसके पास सब है वो भी शिकायत कर रहा है, परेशान है, क्योंकि खुशी का इससे लेना देना नहीं है। हमें खुशी के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो ग्रोथ रेट के इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकते, दोनों अलग चीज़ें और ज़रूरी हैं। तो ग्रोथ रेट की तो बहुत लोग हैं जो चिंता कर रहे हैं, खुशी की चिंता बहुत कम होती है। तो इसका पहला इंस्ट्रूमेंट तो ये है, हेल्प अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। वर्ल्ड इज ए वंडरफुल प्लेस, व्हाट गोज अराउंड यूजुअली कम्स अराउंड। अच्छा करो, ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैंने आपके साथ अच्छा किया तो आप मेरे साथ अच्छा करोगे। ये करोगे तो दुख आएगा, पक्का दुख आएगा। बिल्कुल। लेकिन आप अच्छा, आपके साथ अच्छा किया ना तो कोई और मेरे साथ अच्छा करेगा, वो नहीं करेगा तो कोई और करेगा, वो नहीं करेगा तो कोई और करेगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये यूनिवर्सल लॉ है। आप अच्छा दे रहे हो, आपके साथ बुरा हो जाए, ऐसा होता नहीं, थोड़े दिन के लिए हो सकता है। तो इसलिए ये ना सोचो, इसलिए दूसरों की मदद कर, जो कर सकते हो करो, पर उससे रिटर्न में कुछ मत सोचो, क्योंकि दूसरे से आएगा वो, आपके पास आना ही है ना, आपका अकाउंट है, और जिसके पास जो होता है वो देता है। इसीलिए पॉजिटिविटी होनी चाहिए था, आप पॉजिटिविटी दोगे। किसी के पास दुख है तो दुखी तो देगा वो, कोई खुश है तो खुशी देगा, निगेटिव है तो निगेटिविटी बांटेगा। तो हम दे तो वही सकते हैं जो हमारे पास हो। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि दूसरे से ले लें, अरे अपने पास होना चाहिए वो चीज़। आपको खुश रहना है ना, तो खुश आप अगर होंगे ना, दूसरों को खुशी आप देंगे ही देंगे, आपका चेहरा भी देगा, आप भी देंगे।
लेकिन वो उस तभी तो देखो ना, ये बिल गेट हैं या बहुत पैसे वाले लोग हैं, ये क्या है, अफ्रीका में जाके प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनका कोई दिमाग थोड़ी खराब है। उनको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा उनको। क्या मिल रहा है उनको? एक सेटिस्फेक्शन, एक खुशी का भाव। जो वो खुशी का भाव है ना, वो हम अपनी ज़िंदगी में पैसे से भी ला सकते हैं, किसी को देके, किसी की मदद करके भी ला सकते हैं, किसी को पढ़ा के भी ला सकते हैं। एक टीचर है, मैं समझता हूँ टीचर के लिए तो आप क्लासरूम में गए जी, और यदि आपको बॉलीवुड की अच्छी फिल्म देखने जितना मज़ा नहीं आया ना, तो आप टीचर हो ही नहीं। बिल्कुल। आप ये मत सोचो कि स्टूडेंट्स को कैसा लगा, स्टूडेंट्स को तो जो लगेगा बात की बात है, आपको कैसा लगा आपका पढ़ाना। अगर आपको उसमें फिल्म का मज़ा नहीं आया ना, तो आपको समझो आप किसी और प्रोफेशन के लिए पैदा होकर आए थे, गलत में आ गए, आपने गलत ट्रेन में चढ़ गए, और ट्रेन बदल लेनी चाहिए। तो यही रिसर्च से है। जिनको रिसर्च करते हुए मज़ा नहीं आ रहा ना, तो फिर छोड़ो, गलत ट्रेन पकड़ ली थी हमने, तो हमको बदलना चाहिए। तो यही एक खुशी का मूल मंत्र है। मैं अभी तक तो इतना ही समझाऊं, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे जब लोग काम करेंगे, तो साइकोलॉजिस्ट हैं, फिलॉसफी के लोग हैं, साइकोलॉजी सोशोलॉजी के लोग हैं, जिनको ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाने चाहिए। तो क्या इस तरह पर रिसर्च आप कुछ वैसा करवाएंगे क्या? हाँ, मैं तो नहीं, बिल्कुल, ये 3, 4, 5 डिपार्टमेंट्स को तो इस पे काम करना ही चाहिए, और कुछ लोग इस पे पीएचडी भी करें तो अच्छा है कि खुशी कैसे मिलती है। अभी तक इस पे सीरियस वर्क हुआ नहीं। बिल्कुल। आप देखो, लोग कहते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में बांग्लादेश कभी फर्स्ट आ गया, कभी भूटान फर्स्ट आ गया, गाँवों में बिजली भी शायद नहीं होगी वहाँ पे। बिल्कुल। पर कोई खुशी का इंस्ट्रूमेंट तो है ना उनके पास में, सेटिस्फेक्शन का है ना। तो हमें अगर अपने तरीके के इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करने चाहिए, और उस पर रिसर्च होगी, तो यूनिवर्सिटीज़ का ये काम है, सोशल साइंटिस्ट का भी ये काम है कि ये करेंगे तो अच्छा होगा। और एक दूसरा ग्रोथ रेट है, उससे खुशी मत देखो आप, मतलब वो जो चीज़ है वो खुशी देने को नहीं है, वो तो नेसेसरी चीज़ें देने को है। आपको नौकरी हो, मकान हो, तरक्की हो, आपकी सीमाएं सुरक्षित हो। दोनों के बीच कहीं सामंजस्य जरूर है, ये स्थापित करने की कोशिश यहाँ पर हो। सामंजस्य तो है ही, बिल्कुल। हाँ, सामंजस्य भी बहुत कमजोर सा है। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं है। जी, बिल्कुल। भी दरअसल ये चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, वो हाँ, तो लेकिन उस ग्रोथ के लिए तो सरकार चिंता कर ही रही है ना। समाज तो बनाए ना हैप्पीनेस के, यूनिवर्सिटीज तो बनाए ना हैप्पीनेस के मायने, उसके इंस्ट्रूमेंट, बच्चों को खुश रखने की आदत डालें। अदरवाइज एक छोटे छोटे बच्चे टेंशन में घूम रहे हैं। अरे जब वो आपने उनको टेंशन हैंडल करना नहीं सिखाया, जेलसीज को हैंडल करना हमने कब सिखाया बच्चों को? कभी स्कूल में सिखाया नहीं। और सर, तनाव पे ज़रूर मैं बात भी करना चाहूँगी। जब अब एडमिशन्स के दौर शुरू हो जाते हैं, हम देखते हैं बच्चों को किस तरह से तनाव होता है, और कितने बच्चे अपने मनपसंद इंस्टीट्यूशन में ड्यू का भी सपना उनका होता है और एडमिशन नहीं होता है, आत्महत्या तक बच्चे करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस माहौल में, और ये बढ़ता ही जा रहा है, अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ तो हर साल इसमें 2% की ग्रोथ है, तो हम समझ सकते हैं किस तरह के समाज की ओर जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में तो इस तरह के इंडेक्स को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और ये किस कारण से हो रहा है कि शिक्षा इसमें फेल हो रही है। देखिए, 3 साल का मासूम सा बच्चा माँ शिक्षा में देके गई थी, और जब 23 साल का बच्चा उसको वापस कर रहे हैं तो वो उसकी नहीं सुनता, उसको भी आंख दिखाएगा, किसी को कुछ समझता नहीं, वो सोचता है कि अपनी सक्सेस का सोल प्रोप्राइटर है वो बच्चा जो निकल रहा है। लेकिन उस बच्चे का क्या कसूर है? वो तो मासूम सा बच्चा था 3 साल का, आप 23 साल में उसे निकाल रहे हो बाहर। वो कैसा निकल रहा है? उस पर डिग्री अच्छी हो सकती है, उसके पास नौकरी भी अच्छी हो सकती है, सैलरी का पैकेज भी अच्छा हो सकता है, पर वो जब वो बच्चा खुश नहीं है खुद, तो इसका मतलब ये वाला जो वर्टिकल है आपका बड़ा कमज़ोर है जी। क्योंकि इस पे काम आपने किया नहीं। और ये तो अच्छा है किसी माँ ने केस नहीं किया अभी तक, एजुकेशन वालों पे केस करना चाहिए उसको कि भाई देखो, मैंने 3 साल का मासूम बच्चा दिया था, 23 साल का बच्चा जब मुझे दे रहे हो तो कितना फ्रस्ट्रेटेड है वो। जो जितना सक्सेसफुल है उतना फ्रस्ट्रेटेड है, सक्सेसफुल उस पैरामीटर्स में। तो यहाँ पर हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है, तो ही हम समझते हैं कि एक खुशहाल जो बात है ज़िंदगी, खुशी की ज़िंदगी। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में भी मैं बात करता हूँ, लोगों को कहता हूँ कि, और कोशिश करते हैं कि हम इस पे काम करेंगे कि किस तरीके से खुश रहा जाए, क्योंकि उसके पैमाने अलग हैं। बिल्कुल जी। अब आपकी नज़र पास की कमज़ोर है, चश्मा दूर का लगा लो, चश्मा तो लगा लिया लेकिन दिखेगा ही नहीं फिर आपको ठीक से। बिल्कुल सर, एक और है, 2 चीज़ें हैं जो मैं जानना चाहूँगी कि एक तो ये कि दिल्ली विश्वविद्यालय का मैं अगर कहूँ तो शायद कण-कण इतिहास है। ये वो जगह है जहाँ भगत सिंह रहे, ये वो जगह है जहाँ गांधी को बंद करके रखा गया। इस पूरे इतिहास को संजोने के लिए अभी तक बहुत कुछ हुआ है। आपके पास क्या कोई और इनोवेटिव आइडिया है जिससे दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास को संजोया जाए? कोई भी जानना चाहे तो इसको टुकड़े टुकड़े में ना जाने, समग्र रूप से जाने। एक तो ये, दूसरा ये कि यहाँ के जो एलुमनाइज हैं वो भी एक से एक जगह पर हैं, उनके लिए भी क्या आपने कुछ सोचा है कि उनको कैसे एक मंच पर लाया जाए या उनको कैसे हमेशा जोड़े रखा जाए?
देखो, पहली बात तो है कि 100 साल का विश्वविद्यालय हुआ, बहुत बड़ा है, और अभी हमने उसकी सारी उपलब्धियों को समेटना सबसे बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने पहला अभी काम किए अभी एक तो हमने कॉफ़ी टेबल बुक निकाली है विश्वविद्यालय पे, जिसमें कि पुराने किसी के पास फोटोग्राफ्स थे, कुछ उसको किया। हर कॉलेज को भी कहा है कि आप अपनी निकालिए, तो एक हिस्ट्री को एक अलग तरह से कम लिखा नहीं जाएगा तो सहेजा तो जाएगा। और दूसरा हमने क्या किया कि एक हिस्ट्री ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस तरह का भी एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है। तीसरी चीज़ है कि हम एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी बनानी चाहिए दिल्ली विश्वविद्यालय पे, और वो डॉक्यूमेंट्री जो सबको इंस्पायर करे, मज़ा सा आए, देख के लगे कि वास्तव में है, तो बहुत अच्छा होगा। तो इस पे भी हम इस दिशा में काम करेंगे। और एलुमनीज़ के लिए कोई जो एलुमनाई है यहाँ के, और एक से एक लोग हैं, आप चाहे वो सितारे हों या नेता हों, अभिनेता हों, तमाम लोग हैं, उनके लिए क्या आप उनको आज जब 100 साल पूरा हो रहा है उनके इस विश्वविद्यालय का, किस तरह से आप उनको इनवाइट करना चाहेंगे? उनके लिए क्या संदेश है आपके पास? उनका विश्वविद्यालय है, उनका घर है ये। मैं तो चाहूँगा कि आप आइए यहाँ पे, आप यहाँ घूमिए, आप रहिए, और अगर छुट्टियों में प्लान बनाते हैं तो जिस हॉस्टल में रहते थे वहाँ हम आपकी व्यवस्था कर सकते हैं कि आप वहाँ ठहरिए, देखिए, खुद देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, तो आपको अच्छा लगेगा, जुड़ के अच्छा लगेगा। और दूसरी बात यह है कि बहुत विश्वविद्यालय बदला भी है, आप उस बदलाव को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि जब हम पढ़ते थे तो ऐसा था, आज ऐसा है, तो वो भी एक भाव है। तो मैं समझता हूँ, मैं इनवाइट करता हूँ आपके माध्यम से भी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो भी एलुमनाई हैं, उनको चाहिए कि इस साल में वो आएँ यहाँ पर, देखें, उनको अच्छा लगेगा, उनका स्वागत है दिल्ली विश्वविद्यालय। 100 साल पूरे होने पर सर, और न केवल 100 साल, बल्कि मैं ज़रूर चाहूँगी, जैसे हमने 25 साल का विज़न भी आपसे शेयर आपने किया हमारे दर्शकों से, लेकिन 100 साल का मौका बहुत ख़ास मौका है। किस तरह का संदेश आप छात्रों को, अभिभावकों को और शिक्षकों को देना चाहेंगे कि आप जो एक आइडियल विश्वविद्यालय इसको बनाना चाहते हैं, जो ऑलरेडी बहुत कुछ है, इसमें और जो 4 चांद लगाना चाहते हैं, किस तरह का संदेश उनके लिए और किस तरह का सहयोग उनसे अपेक्षित? देखिए, अपेक्षाएं बदलती रहती हैं। जब ये विश्वविद्यालय बना तो विश्वविद्यालय से देश की अपेक्षाएं अलग रही होंगी, बाद में जब 50 साल का हुआ तो अलग रही होंगी, आज विश्वविद्यालय 100 वर्ष का हो गया, तो अपेक्षाएं देश की भी हैं विश्वविद्यालय से। मैं तो समझता हूँ कि यहाँ के स्टूडेंट्स को एक प्रॉमिस मुझे देना चाहिए, और मैं बहुत बार लेता भी हूँ, कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो। एक ये भाव जो है हमारे मन में रोज़ रहना चाहिए कि मेरे विश्वविद्यालय से, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो देश के खिलाफ हो, क्योंकि बहुत सारा हमारा देश तो अपनों से ठगा गया है। अब हमें तो दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अपने पास ही बहुत निकल आते हैं कई बार, और वो उसकी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह के भाव का निर्माण हमें अगले सालों में, हमें भी अपना गियर चेंज कर रहे हैं ना, तो उस तरह के राष्ट्र से प्रेम करने वाले। देखिए, जब ये बना था विश्वविद्यालय, उसमें आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तब देश प्रेम पे बात करने की आवश्यकता ही नहीं थी। कारण क्या है, देश प्रेम तो बिखरा पड़ा था, भरा पड़ा था, इतना सारा चल रहा था, तो देश प्रेमी तो था उनके पास, सारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के पास। और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं होगा कि देश प्रेम की भी कमी पड़ सकती है, नहीं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था करके जाते इसकी। उन्होंने व्यवस्था इसलिए नहीं की कि उन्होंने सोचा ही नहीं कि ऐसा भी कभी हो सकता है। और आज 75 साल की आज़ादी के बाद जब हम देखते हैं कि अपनी चिंता करने वाले सारे बढ़ गए, देश की चिंता करने वाले बिल्कुल कम हो गए, तो अब गियर बदलने की ज़रूरत है। और सरकारें भी गियर बदल रही हैं, विश्वविद्यालय भी बदल रहे हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी अपना गियर बदला है। हम भी चाहते हैं कि हमारी प्रायोरिटी में हो कि हम ऐसा कोई स्टूडेंट समाज को, देश को न दें जो देश के खिलाफ कुछ सोचता हो या करता हो। देश है तो हमें। बिल्कुल, और अपने नाम के तरीके पे, जैसे आपका नाम योगेश है सर, आप योग पर ज़्यादा, यानी कि जोड़ने पर, निर्माण पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और शायद यही वजह है कि आपका ये जो सपना है, वो सपना सब कुछ जब आप बोल रहे हैं तो वैसा नहीं लग रहा है केवल शब्द है, ये सब ऐसा लगता है कि ये ज़मीन पर उतरने वाला है। जी बिल्कुल, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आप सारे सपने आपके पूरे हों, क्योंकि आपके सपने पूरे होने इसलिए ज़रूरी हैं कि इस देश को आगे बढ़ना है, हम सबों को आगे बढ़ना है। और हमारे साथ योगेश सिंह जी थे, और जैसा कि बातचीत में ही आपको ये स्पष्ट हुआ होगा कि ये वो शख्सियत है जो इस देश को 2 कदम आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है, और इस क्षमता का सदुपयोग हम कितना कर पाते हैं, उस संदेश को हम कितना समझ पाते हैं, ये हमारे लिए बेहद चुनौती तो नहीं कहूँगी, ज़रूरी है।
क्योंकि अगर ये संदेश हमारे दिलों में उतर जाए तो हमारे देश का भविष्य, जो 25 साल का अगला हमने एक पड़ाव रखा है पूरे देश के लिए, अमृतकाल चल रहा है, तो उस अमृत पान को हम कर पाएंगे आने वाले 25 सालों में भी। तो फेस टू फेस में आज इतना ही। नमस्कार।